हे देयर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी सीए, टैक्स कंसल्टेंट या टैक्स एडवोकेट की मदद के बिना। और बिल्कुल सही सही आपका टैक्स कैलकुलेट होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और किसका इस्तेमाल करने वाले हैं? किसी थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल नहीं करने वाले। हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल, इनकम टैक्स पोर्टल। ठीक है दोस्तों, तो आपको आना होगा सबसे पहले www.incometaxindia.gov.in की वेबसाइट पर, जो कि इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। वहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको होम पेज पे रहना है और आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाना है इनकम टैक्स कैलकुलेटर के ऊपर। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा इनकम टैक्स कैलकुलेटर, इस पर आपको क्लिक करना है। यहां से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। दो तरीके का इनकम टैक्स कैलकुलेटर दिखाया गया है, एक बेसिक और एक एडवांस कैलकुलेटर। तो आपको जाना है एडवांस कैलकुलेटर के ऊपर। यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, अपना पैन कार्ड नंबर यहां पर मेंशन करना है। आफ्टर दैट आपको अपना नेम मेंशन करना है एज पर द पैन। उसके बाद टाइप ऑफ रिटर्न पूछेगा कि आपकी अपडेटेड रिटर्न है, मतलब अंडर सेक्शन 139(8)A वाली रिटर्न है, आईटीआर यू जिसे बोला जाता है, या फिर अदर देन अपडेटेड रिटर्न है। तो हम अदर देन अपडेटेड रिटर्न की बात कर रहे हैं। आपके ऊपर टैक्स रेजिम कौन सा अप्लाई हो रहा है या आप कौन से टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं। तो या तो आप टैक्स रेजिम में जाना चाह रहे होंगे ओल्ड वाले में, या फिर न्यू टैक्स रेजिम में। फिलहाल हम बात कर रहे हैं न्यू टैक्स रेजिम की। तो न्यू टैक्स रेजिम में हमको यहाँ पर रहना है। उसके बाद असेसमेंट ईयर चूज करना है। हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो है 25-26। क्या है असेसमेंट ईयर? 25-26। और हम यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर की बात करें, जिसकी हम आईटीआर फाइल करने की बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25, यानी 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक जो भी हमने इनकम अर्न किए हैं, उस पर हमारा इनकम टैक्स कितना बनता है, हम वो जानना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो उसकी असेसमेंट ईयर क्या बनेगा? 25-26। असेसमेंट कहने का मतलब जिस साल में हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जिस साल में हम एनालाइज कर रहे हैं, जिस साल में हम अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद टैक्स पेयर कैटेगरी। अब आपकी कैटेगरी क्या है? या तो आप इंडिविजुअल होंगे, या एचयूएफ, या फिर फर्म, या फिर एलएलपी कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, एलएलपी, या फिर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी होंगे या ट्रस्ट होंगे। तो जो भी आपकी कैटेगरी है आपको वो ले लेनी है। फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल, तो वी हैव सेलेक्टेड इंडिविजुअल। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? आप रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, या RNOR है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो फिलहाल सब रेजिडेंट ही होंगे यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने रेजिडेंट ले लिया। फिर आपको अपनी एज कैटेगरी बतानी है यहाँ पर कि आप बिलो 60 ईयर्स हैं, या फिर 60 ईयर्स से ऊपर और 79 ईयर्स तक है, 80 ईयर्स से कम, या फिर अबव 80 ईयर्स है, सुपर सीनियर सिटीजन। तो रेगुलर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है, तीन तरह की कैटेगरी है। वी आर टॉकिंग अबाउट 60 ईयर्स एंड लेस। ठीक है जी, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। आफ्टर दैट लास्ट डेट जो होने वाली है आईटीआर फाइल करने की इंडिविजुअल के लिए, वो होने वाली है 31 जुलाई 2025। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 31 जुलाई 2025 जो है आपकी लास्ट डेट होने वाली है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी आईटीआर के फॉर्म्स अवेलेबल नहीं है। इसके आईटीआर के जो फॉर्म्स हैं, जो आईटीआर फाइलिंग के फॉर्म्स हैं, वो आपको जल्दी अवेलेबल कराए जाएंगे पोर्टल पर। और वो आई थिंक मई आते आते या मई के फर्स्ट वीक या हाफ ऑफ में आपको आईटीआर के फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे डेफिनेटली। ठीक है जी। उसके बाद अब एक्चुअल डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न, ये अभी फिलहाल आज की ही डेट ले रहा है ऑटोमेटिकली। हम देखते हैं इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमने इसको एज इट इज रहने दिया। उसके बाद हेड्स ऑफ इनकम की हमें इंफॉर्मेशन देनी है। हेड्स ऑफ इनकम क्या होता है कि आपने अपनी इनकम जो है किस सोर्स से अर्न की है। तो मेनली इनकम टैक्स एक्ट 1961 और उसका सेक्शन नंबर 14 है, 14 सेक्शन नंबर 14, वो हमें बताता है देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो सबसे पहले आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, आफ्टर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीवीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और लास्ट वन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो आपकी जो भी इनकम है वो आपको यहाँ पर डिक्लेयर करनी होगी, आपको बतानी होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर केस ले रहा हूँ सैलरी का। तो यहाँ पर हम प्रोवाइड इनकम डिटेल्स पे जाएंगे और मैं लेट सपोज मैं यहाँ पर इनकम डाल रहा हूँ हमारी 6,50,000 रुपए। तो मेरी एक साल की इनकम जो है सैलरी से 6,50,000 की मैंने मान लिया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन आई जो हमें है, और उसमें अभी अमेंडमेंट भी की गई थी, तो 75,000 उसकी लिमिट बढ़ाई गई है ना, 75,000 तक उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। तो 75,000 की हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है।
तो वो हमें मिल चुकी है, ठीक है। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, अगर आपके केस में एप्लीकेबल होता है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, अगर मैंने सैलरी की इनकम डाली और कुछ भी नहीं डाला है तो ग्रॉस टोटल इनकम मेरी सेम आ गई है आफ्टर डिडक्शन, ये 75,000 डिडक्ट करने के बाद आ रही है। उसके बाद इस पर मेरा टैक्स कितना बन रहा है तो वो भी मेरा यहाँ पर आ रहा है। फिलहाल टैक्स कुछ भी नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे पता है 7 लाख तक तो हमारा कोई टैक्स बनने वाला है ही नहीं। हाँ, कोई इनकम टैक्स नहीं बन रहा है, टीडीएस हमारा कुछ है नहीं, इंटरेस्ट वगैरह भी हम पर कोई भी एप्लीकेबल नहीं हुआ है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब ये मेरी सैलरी की इनकम थी, मुझे बाद में पता चला कि यार मेरी तो अदर सोर्स की इनकम भी है, क्योंकि मैंने एफडी करा रखी है, उस पर मुझे इंटरेस्ट मिला है। बैंक में मेरा सेविंग अकाउंट है, उस पर भी मुझे इंटरेस्ट मिला है। वो सब मेरी इंटरेस्ट की इनकम हो गई, तो वो मेरी अदर सोर्स की इनकम हो गई, वो मुझे रिफ्लेक्ट करनी होगी। या फिर मैंने अपना एआईएस या 26 एएस जो मेरा फॉर्म होता है एएस 26, तो वो मैंने चेक कर लिया है और उसके अंदर मुझे जानकारी मिल गई है कि मेरी ये इनकम भी है जो मुझे नहीं पता थी, तो उसकी जानकारी भी मैं यहाँ पर दे सकता हूं। तो फिलहाल मैं आपको एक केस क्रिएट करके दिखा रहा हूं कि इनकम फ्रॉम सैलरी तो मेरी है ही, साथ में मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी है, रेंटल इनकम है, तो मैं वो भी यहाँ पर आपको डाल करके दिखा देता हूं। ठीक है जी, इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर है तो वो आपको डालना है। इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोड कैपिटल, मतलब लोन वगैरह लिया है, हाउसिंग लोन वगैरह, तो वो डालना है। यहाँ पर मैं आपको डाल करके दिखा देता हूँ कि मेरी इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी कितनी है, रेंटल इनकम कितनी है। तो मैंने कहा जी मेरी जो रेंटल इनकम है 96,000 है, ठीक है जी, 96,000 है। और मैंने जो म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है वो मैंने 5,000 रुपए पे किया है, ठीक है, हो गया जी। उसके बाद अनरियलाइज रेंट कुछ नहीं है, नेट एनुअल वैल्यू आ गई है। और आपको पता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के केस में 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है एनएवी के अंडर सेक्शन 24A, ठीक है जी, तो वो हमें मिल गई है। और मेरी नेट जो इनकम बनी है, अब ग्रॉस टोटल इनकम यानी इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दोनों को ऐड करके वो इतनी मेरी बन गई है। अब उसके बाद मैंने कहा जी मेरी तो ना अदर सोर्स की इनकम भी है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, मुझे 2500 रुपए इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक मिला है। और डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, बैंक में मैंने एफडी करा रखी है, वहां से मुझे इंटरेस्ट मिला है लगभग 45,000 रुपए का, वो मैंने डाल दिया यहाँ पर। और कोई अगर इनकम आपको लगती है अदर सोर्स में तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डिविडेंड वगैरह की मेरी कोई इनकम नहीं है जी, ठीक है। उसके बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम आपको दिखाई देगी यहाँ पर, ग्रॉस टोटल इनकम ये देखिए। तो इस इनकम के अंदर यहाँ पर आपके इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, 3 इनकम आ गई है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ डिडक्शंस के बारे में। अब आपको पता होगा कि 80C के अंदर आपको LIC, पीएफ, पीपीएफ और कोई नेशनल सेविंग स्कीम वगैरह है तो उसके अंदर भी आपको मिल जाती है 80C की डिडक्शन। तो वो अगर डिडक्शन है तो वो आप ले लीजिए कि LIC का प्रीमियम आप सालाना कितना पे करते हैं। तो लेट सपोज मैंने LIC का जो प्रीमियम पे किया है वो क्या है 25,000 रुपए का, ठीक है, ओके जी, यहां तक समझ में आ गया। 80D में आपको मेडिकल क्लेम की डिडक्शन मिलती है, तो अगर मेडिकल क्लेम आपने करा रखा है उसका जो प्रीमियम जाता है वो भी आपको डिडक्ट हो जाएगा। तो अगर वो डालना है तो वो डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। 80TTA वगैरह सारी चीजें यहाँ पर है। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का एक आसान तरीका बता रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है डालेंगे। तो हमारा कुल मिला के जो टैक्स बन रहा था वो ये बन रहा था, लेकिन मुझे 87A में रिबेट मिल गई है, तो कोई भी मेरा टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई मेरा इनकम टैक्स नहीं बना अगर मेरी इतनी इतनी इनकम है तो। अब मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं इसका ना टैक्स बना करके दिखाता हूं और उसका क्या फर्क पड़ेगा मैं ये भी दिखाने वाला हूं। मैं अपनी सैलरी की इनकम को एक बार बढ़ाता हूं और मैं इसको 8,50,000 कर देता हूं, ठीक है। अब एक बार यहां पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन मैंने सेम रहने दी है। तो आप देखिए यहां पर एक बार यहां पर आकर के देखिए मेरी ग्रॉस टोटल इनकम यानी टैक्सेबल इनकम जो है वो मेरी ये बन गई है। ग्रॉस टोटल इनकम मेरी पहले थी, उसमें से डिडक्शन क्लेम करी और मेरी टैक्सेबल इनकम ये बन गई है। उसके बाद यहाँ पर टैक्स मेरा बन रहा है और सरचार्ज वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशन सेस लग गया। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी मेरी बन गई है 40,164 रुपए। कितनी बन गई? 40,164 रुपए, जो मुझे पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B में 401 रुपए का लग रहा है और 234C में मेरा 2024 रुपए का ये इंटरेस्ट लग रहा है। ये इंटरेस्ट क्यों आ गया मैं आपको बताता हूं। अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा बनती है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को, ठीक है कि नहीं है। इस पर मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं कि एडवांस टैक्स कैसे पेमेंट करना होता है और कब कब कौन कौन से ऐसे केस है जब हमें एडवांस टैक्स पे करना होता है, उसके कॉम्प्लायंसेस क्या है। वो वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा,
आप वो जरूर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है। और अगर मैं ये डेट चेंज कर दूं ना, सबमिशन डेट, ये जो डेट थी, एक बार मैं इसको 25 अप्रैल की जगह मैं यहां पर एक बार डेट चेंज करता हूं और ये नेक्स्ट मंथ की लेता हूं, है ना, 31 मई ले लेते हैं, 31 मई। और अब एक बार चेक कीजिए इंटरेस्ट कितना है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। एक बार इंटरेस्ट चेक कीजिए कितना आ रहा है, 802 रुपए मेरा बन गया, पहले 401 रुपए था, डबल हो गया है, 802 रुपए बन गया है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ आप लोग टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग गाइज।